हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जो हम लोग की थ्योरी है उसको। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज हम बहुत ही शॉर्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फटाफट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारा मोशन को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल होता है, और फिर ग्राफ्स को। क्लियर? बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कि ये होता है, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने इन सभी चीजों को पढ़ा होगा। अभी सिर्फ ये कैसा बता रहा हूं मैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए, क्योंकि मोटिव हमारा है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। बहुत ज्यादा मैं बैकग्राउंड इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात की जाए तो एक ऐसा हमारा निर्देश तंत्र, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोले तो एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व हो, जिसमें कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट हो, जिससे कि हम बता सकें कि किस समय पर कोई बॉडी कहां पर मौजूद थी। तो जो हमारा कॉमन रेफरेंस फ्रेम जो हम लोग लेकर चलते हैं वो कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसमें कि एक्स वाई जेड एंड टी भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, यानी कि टाइम को भी शामिल कर लेते हैं। एक्स वाई जेड तो कार्टेशियन फ्रेम होता ही है, उस पर हम लोग टी को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक मेक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो तरीके के, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या तो मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई होता है, यानी कि इस पे जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी किसी भी तरीके की, उस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा। दूसरा, जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें मौजूद होता है थोड़ा सा एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है। यानी कहने का मतलब कि अगर एक ऐसा अ, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जो कि मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, उस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर? और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते प्रॉपरली, उस पर वो होल्ड नहीं करते। हमें एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, तब जाकर फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हमें क्या है कि कुछ जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो कुछ हमारे टर्मिनोलॉजी है उसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है सभी जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल के द्वारा तय किया गया जो एक एक्चुअल पथ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक डिस्टेंस की तरह हम उसको डिफाइन करते हैं। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। ओके, तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं चीजें, ये कैसी हैं, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही होती है। जैसे इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 - R1। मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है, वो इस जगह से इस जगह तक मूव कर कर आया। अब अगर हम लोग देखें इस रेफरेंस फ्रेम में, तो पार्टिकल पहले यहां पर था और बाद में यहां पर हो गया। अब हम ये नहीं अगर देखें कि ये आया कैसे है यहां पर, सिर्फ क्या करें, इन दो पॉइंट्स के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है या स्मॉलेस्ट जो लेंथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे बोलते हैं, वो अगर हम लोग देखें, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब इन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर हम कुछ इस तरीके से ट्रेवल करके आए हो, तो जब हम इस पाथ को पूरा कंसीडर करेंगे तो जो उससे निकल कर आएगा वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। अब क्योंकि चीजें इस तरीके से डिफाइंड हैं, तो हमारे पास कुछ इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मोशन में बी जीरो निगेटिव, बट जो पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। कैसे? अगर आप यहां से यहां भी चले तो आपने कुछ तो डिस्टेंस चली ना। अगर हम यहां से देखें कि आप यहां से चलकर यहां तक गए, आपने कुछ तो चला, या फिर आप यहां से चलते हुए यहां तक गए, आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी। आप यहां से चलते हुए ऐसे गए और यहां तक ऐसे आ गए, आपने कुछ डिस्टेंस कवर करी। आपने ऐसे 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 चला और यहां चलते हुए वापस उसी जगह पर आ गए जहां से आप चले थे। तो आप अपनी जगह से डिसप्लेस तो हुए नहीं, जो आपकी प्लेस थी उसमें किसी तरीके का चेंज तो हमें दिखा नहीं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उस समय जीरो हो गया। बट जो पाथ लेंथ है वो हमारी कैसी है, वो जीरो नहीं है, वो ज्यादा ही है उससे। सिमिलरली इसी तरीके से चलता है उसमें, जबकि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, अब वो इधर गया और यहां से जाकर ये वापस आया और वापस जाकर इधर चला गया। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये जीरो पर है और इसको बोलें कि प्लस एक्स पर है, तो इसको माइनस एक्स बोला जा सकता है। जबकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये यहां से यहां तक गया, फिर यहां से वापस आया, फिर यहां तक पहुंचा, तो इसने एक्चुअल में पाथ लेंथ तो कवर करी ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट हम निगेटिव बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो या फिर निगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, डिस्टेंस जीरो हो सकती है बट निगेटिव कभी नहीं हो सकती। डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है? वो चला ही नहीं, जहां पर था वहीं पर है। तो हम कहेंगे उस समय डिस्टेंस जो है वो हमारी जीरो है। आगे बढ़ते हैं। द मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड while डिस्टेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ एंड सो कैन हैव मेनी वैल्यूज। यानी कि जैसे यहां से यहां तक के बीच की हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यूनिकली डिफाइंड है, कि जितना यहाँ पर ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। जबकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो एक्चुअल पाथ ऐसे कवर किया गया होगा वो कहलाएगा हमारा कि डिस्टेंस। हर एक बार जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ ले रहे हैं, सब ही पाथ में जो डिस्टेंस है वो कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। हम इस फिगर से यहां पर भी देख पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है। आप कुछ भी करें, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। क्लियर? बराबर हो सकता है बट कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन पे अपना चेंज नहीं ला रहा, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस होगा वो सेम है। बाकी बाकी केस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होगा डिस्टेंस से। अगर कैसे किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पर ऐसे मूवमेंट कर देते हैं, कैसे भी एक स्ट्रेट पाथ से जैसे ही हटे, डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं स्पीड को। तो देखिए स्पीड, फिर वही चीज की स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इस पे एक्चुअली जो डिस्टेंस है उसको हम लोग टोटल पाथ लेंथ से अगर बोले या एक्चुअल डिस्टेंस कवर तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, और जितना भी समय लगा है उससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारी स्पीड निकल कर आती है। जो स्पीड है, स्पीड वो एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड। फिर आता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन जितना भी हमें समय लगा। वैसे अगर देखा जाए स्पीड और एवरेज स्पीड, पहले हम एवरेज स्पीड ही डिफाइन करते हैं फिर जाकर स्पीड डिफाइन होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है हमारा? कि मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया। अब इस पे इसने डिफरेंट टाइम लिया, इस पे डिफरेंट टाइम लिया, इस पे डिफरेंट टाइम लिया, तो हम लोग कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी और कितना टोटल टाइम लिया, उनको क्या कर दें, सम कर दें, जिससे कि उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। यहां से अब देखते हैं आगे कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 द एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ द टू स्पीड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज के लिए एप्लीकेबल है ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आपसे गलती हो सकती है। आप जो एग्जामिनेशन है उसमें गलती ये कर सकते हैं कि वहां पर फिर आप इस फॉर्मूले को कहीं पर भी अप्लाई कर देंगे तो गलती हो जाएगी। यहां पर क्या है कि जब एक बॉडी ट्रेवल करे इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2, यानी कि जब मूवमेंट बराबर हो रहा है,
कि जैसे यहां से यहां तक गए, एल डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद यहां से यहां तक और एल डिस्टेंस कवर करी, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो जो एवरेज स्पीड निकलती है, मान लीजिए कि इस जगह पर वो V1 स्पीड से गया और इस जगह पर V2 स्पीड से गया, तो जो एवरेज स्पीड है यहां से यहां तक जाने की, जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, इस तरीके से रिलेशन हमारे निकल कर आएगा, 2 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू V1 प्लस, सॉरी 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। जहां पर की जो ये V है वो है एवरेज स्पीड, V1 है हमारा वो स्पीड जिससे कि पहले वाली डिस्टेंस को कवर किया गया है, और V2 वो डिस्टेंस है जिससे कि दूसरे इक्वल डिस्टेंस को कवर किया गया। अब यहीं पर बात आती है कि मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है जिसने इक्वल टाइम पर V1 और V2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो उन दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, यानी कि सिंपल ऐसे ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक या सॉरी हार्मोनिक मीन, और इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। यहां से अब आती है बात वेलोसिटी की आगे। जो वेलोसिटी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, ठीक है, रेशियो का हमेशा ध्यान दीजिएगा। रेशियो हम किसी भी चीज को नहीं बोल देते हैं। हाँ, देखने में वो लगता है कि हमने डिवाइड कर दिया, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट रेशियो जो हमारा डिफाइन होता है वो सेम क्वांटिटी को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो निकल कर आता है उसको रेशियो बोल जाता है, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि वेलोसिटी की एक यूनिट निकल कर आ रही है। तो इस वजह से ये यहाँ पर गलत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, आगे चलते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, जो कि हो जाएगा डेल्टा x बाय डेल्टा t। यहाँ पर जो x2 है और x1 है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है t2 और t1 समय पर रिस्पेक्टिवली, यानी कि x2 पर वो कब था जब t2 समय था, और x1 पर कब था जब वो t1 टाइम था। तो अगर हम लोग हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय कितने समय पर हुआ है, तो उससे निकल कर आ जाएगा t2 माइनस t1। उसके बाद फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव। एक मूविंग बॉडी के लिए जो स्पीड है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती या फिर जीरो, जबकि वेलोसिटी कैन बी निगेटिव एंड जीरो। जबकि जो वेलोसिटी है वो हमारी निगेटिव या जीरो हो सकती है। फिर है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, हम इसी एवरेज वेलोसिटी को, सॉरी अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कंसीडर कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग ये जो टाइम इंटरवल है उसको इतना छोटा ले लें कि वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए, यानी कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा हमारा ds बाय dt, जो कि यहाँ पर हमें क्या बताता है कि ये क्या है, ये निकल कर आ गया ds बाय dt, यानी कि ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, या फिर इसको सिंपली वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये होता है किसी एक मूविंग पार्टिकल का v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, जहां पर x क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये होते है इसकी डेफिनेशन, जिसको कि हम लोग सिंपल v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें x टाइम का फंक्शन दिया होता है, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सीधे उसको रख के हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा वर्सेस, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस जगह पर वर्सेस टी। आगे बढ़ते हैं इस पे। An object is said to be in uniform motion if its velocity is uniform. That is, it undergoes equal displacement in equal. An object is said to be in uniform motion if its velocity is uniform. That is, it undergoes equal displacement in equal interval of time. तो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया और उस पर फिर देखा कि जो डिस्टेंस भी मूव कर रहा है वो भी कैसा है, बराबर है। भले ही इंटरवल चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, तब हम बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, फिर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
हाउसोएवर स्मॉल दिस इंटरवल में भी। अब यहां पर इसको नए तरीके से थोड़ा सा डिफाइन किया गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। आप इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने यहां पर क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ, या फिर कह लीजिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करा कि 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। इसको चलने में लगा 1 सेकंड, यहां पर चलने में लगा 2 सेकंड, इसको लगा 3 सेकंड, इसको लगा 4 सेकंड। तो इस तरीके से ये जो हमारा हुआ, ये क्या हो रहा है, लगातार इसकी जो स्पीड है वो घटती जा रही है। लगातार यहां पर स्पीड क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, इसका मीनिंग कि कुछ कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जो कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, और ऐसा मोशन जहां पर स्पीड में कंटिन्यूअसली चेंज होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि घर से निकलकर बाजार जाने तक और वहां से वापस आने पर, जब हम लोग यहां से जब जा रहे हैं तो घर से निकले, स्टार्ट किया बाइक को, फिर आगे तक गए, कोई कुछ जाम मिल गया वहां पर, थोड़ा सा रुके, फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा जाम लग गया, मार्केट गए, वहां पर जाम मिल गया, इस तरीके से स्पीड बढ़ रही है, घट रही, बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से हो रहा है। तो वो हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। बट अगर आप एक हाईवे में हैं और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, काफी देर तक आपने मूव किया, मान लीजिए कि 20 मिनट आप कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो जो मोशन हमारा कहलाएगा उस ड्यूरेशन पर कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं यहां से अब। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि कुछ तो एक ऐसी चीज होगी जिसको कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि बताएगा कि वेलोसिटी वगैरह में कैसे चेंज आ रहा है, और वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड, यहाँ पर -2। ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। जो एक्सेलरेशन है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एवरेज फिर हम लोग डिफाइन करते हैं, एवरेज, या फिर एवरेज के साथ साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन करते हैं, अभी देखते हैं उसको। बट अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव एक्सेलरेशन की, तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लगे, घटने लगे। कोई एक ऐसा इफेक्ट इस पे क्रिएट हो जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी घटने लगे इस ऑब्जेक्ट की, तो कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव का मीनिंग होगा कि इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और जीरो का मतलब होगा कि जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो। ठीक है। फिर आते हैं हमारे एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लेट अस सपोज कि कोई एक पार्टिकल है, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 थी और t2 टाइम पर हो गई वेलोसिटी v2। जो एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, यानी कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये एवरेज है। अब जैसे कि हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करा था, उसी तरीके से यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और इसी को जब हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि एक क्षण पर इस समय कितना एक्सेलरेशन है। तो जब हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड होता है तो ए इज इक्वल टू निकल कर आ जाता है डीवी बाई डी टी, जहां पर ये डिफरेंशिएशन करना कहते हैं इसको, कि डी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर जो v है, v हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पर फिर डिफरेंशिएट करके इसको फाइंड कर सकते हैं कि क्या आंसर निकल कर आएगा, एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा। अब इन्हीं चीजों पर बेस्ड, अब मान लीजिए कि कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है वो बराबर बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार मूव कर रही है और 1 मिनट में उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर अगले 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर होगी। फिर अगले 10 सेकंड में, मतलब 1 मिनट अगर मैं लेकर चल रहा था तो 1 मिनट ही मान लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है। इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि उसकी जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर हुई 1 मिनट पे, फिर 20 से 30 हुई 1 मिनट में, फिर 30 से 40 हुई 1 मिनट में, और 40 से 50 हुई 1 मिनट में,
50 से 60 एक मिनट में, तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अंतर होता है दोनों में, ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद कांस्टेंट रेट, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट है। ओके, यहां पर अब आगे क्या हो जाएगा, सो फॉर एन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये पता करने के लिए कि अगर मान लीजिए कि वो यू वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुआ और वी वेलोसिटी उसकी फाइनल हो गई, ए एक्सेलरेशन उस पे है, टी समय तक एक्सेलरेशन अप्लाइड हुआ, तो ये सब आपस में कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये सब चीज हम लोग अपना जो आगे लेक्चर आएंगे जिसपे कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर सब अभी क्या है कि हम रिवाइज करा रहे हैं कि ये सारी थ्योरी है, ये सब आप पढ़कर आए हैं। फिर है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अगर इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें कि अंडर ग्रेविटी, तो वो होती है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, जहां पर की जो g है वो है एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, t है टाइम, जो h है वो है हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस सपोज कि कोई एक पार्टिकल है, वो एट इंस्टेंट t उस बॉडी का जो पोजीशन है वो कितना है, पॉइंट p पर है। तो अगर हमें इस समय पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी dx बाई dt। वो भी कौन सा, x कंपोनेंट वाला। एक्सेलरेशन हो जाएगा x डायरेक्शन पर dvx बाई dt, यानी इसी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, इसी को लिख सकते हैं d2x बाई dt2, ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से y के लिए dy बाई dt हो जाएगा, यानी कि vy इज इक्वल टू dy बाई dt, और ay इज इक्वल टू dvy बाई dt, या फिर इसी को लिखा जा सकता है d2y बाई dt2, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर vz और az भी हमें मिल जाएंगे। फिर है कि फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडी, अगर मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो एक्सेलरेट कर रही है, और फिर हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड वगैरह, तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा इसको इस्तेमाल करेंगे, इस इन्हीं इक्वेशंस को जो निकल कर आएंगे। जैसे ये निकल कर आए डीवी एक्स बाई डी टी, ये निकल कर आया, तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारा वी एक्स निकल कर आ जाएगा, वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल कर आ जाएगा। फिर उस वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी वाई निकल कर आ जाएगा, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो वाई निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमें एक्सेलरेशन अगर पता है फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडी, तो वेलोसिटी निकालकर हम जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर, उसको फाइंड कर सकते हैं। और जो फिर हम लोग अगर निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, v जहां पर वेलोसिटी होगा ये dt। ठीक है, सेम ही चीज है, यहाँ पर लिखा गया है अलग तरीके से। उसके बाद इसी का अगर हम लोग कंपोनेंट देखें कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर क्या होगा, तो एक्स कंपोनेंट लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है हमें, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी एक्स बाई डी टी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी बाई डी टी, और डेल्टा जेड इज इक्वल टू वी जेड डी टी, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की, जो कि हमें इस तरीके के मोशन को स्टडी करते वक्त काफी ध्यान देना होता है कि किस तरीके से ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग इस ग्राफ की बात करें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बट इस पे ऐसा बना हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी रिवाइज करते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय पर मान लीजिए कि इस समय पर हमें जानना है कि क्या होगा, तो हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पर वो होगा पता चल जाएगा कि इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू। उसके बाद द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये जो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ऐसा कर्व बन जाता है,
तो और इसका यहाँ पर ये टेंजेंट बनता है। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। यानी कि जैसे कि ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पर ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, और हमें किसी समय पर अगर जानना है कि क्या वेलोसिटी होगी, तो हम इस पॉइंट से पास होता हुआ और ओरिजिन से पास होता हुआ एक लाइन खींचते हैं जिसको कि हम टेंजेंट बोलेंगे, वो भी टेंजेंट टू दैट कर्व। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ओरिजिन से पास करे। अगर ये जैसे ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तब तो ठीक है। बट जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ बनता, फिर हमें इस पॉइंट पर अगर करना होता तो यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, वो सभी चीज हम देखकर बता सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, बढ़ रही है, घट रही है, ये सारी चीजें बताई जा सकती है। जो एस टी ग्राफ है, इस पे शार्प टर्न नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे गया और इसके बाद यहां से ब्रेक होकर ये यहां से ऐसे आ जाए, ऐसा कुछ इस पे नहीं होगा। ये इस पे स्मूथनेस रहेगी हमेशा। ठीक है, इस पे हमेशा स्मूथनेस रहेगी। ऐसे आपको मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, बट हमेशा स्मूथनेस रहती है। ऐसा नहीं कि एक यहां तक गया फिर उसके बाद यहां से डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो अब यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है। मानकर चल रहे हैं कि जब पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, तो इस समय जो स्लोप होगा वो कितना होगा, हमारा स्लोप, जो कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा वेलोसिटी होता है, वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये इस तरीके से 0 स्लोप। क्लियर। उसके बाद फिर यहां से आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन पर। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो स्लोप है हमारा वो कैसा है, कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर एकदम ऐसे बराबर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू +या -1 ऐसे हो सकती है, वरना ये रहेगी 90 से कम ही। अगर चेंज होता है तो वहां पर फिर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब, कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब t इक्वल टू जीरो और s इक्वल टू जीरो हो और t इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, तब क्या होगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो t इक्वल टू जीरो है वहां पर वो 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद फिर एक ग्राफ आगे बढ़ रहा है, और ये कैसा है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी जो इस पे लगातार इस पे एक्सेलरेशन मौजूद है। फिर आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू जीरो बट s इक्वल टू जीरो एट टाइम इक्वल टू जीरो। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ ग्रेजुअली इंक्रीजेस। यहाँ पर देखिए ग्राफ लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो स्लोप है इस ग्राफ का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर इस पॉइंट पर ग्राफ देखें तो ऐसा है, अगर इस पॉइंट पर ग्राफ देखें तो ये ऐसा है। तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके। फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये है हमारा हमारा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, जिसपे कि कंटिन्यूअसली जो वेलोसिटी है वो घट रही है। क्यों, क्योंकि पहले देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करें टेंजेंट तो वेलोसिटी ऐसे, फिर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसी होगी, यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसी होगी। लगातार जो स्लोप है वो घटता जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी कि थीटा डिक्रीज कर रहा है। कौन सा थीटा, ये वाला थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण से जो भी है वो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। और जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो कैसा है, निगेटिव है कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसको डिक्रीज कर रहा है। फिर आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देते हैं किसी भी समय पर। जो इसका स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, और जो एरिया अंडर द वीटी टाइम ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। वीटी जो कर्व है वो बिल्कुल वैसे ही शार्प टर्न नहीं ले सकता, यानी कि इस पे स्मूथनेस होनी चाहिए, डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन पर जो इसका हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे पार्टिकल है और ये इस तरीके से बढ़ेगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है। फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है, तब उसके लिए ये बन जाएगा कि ये कांस्टेंट है ऐसे, इस तरीके से। फिर आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगर, तो वो, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो उस केस में जो यहाँ पर जैसे है ये,
वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी, ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। और ये है जैसे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे यहाँ पर एक ये जैसे बना हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये क्या है हमारा? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन पर जैसे ये v कांस्टेंट है हमारा, तो उस समय जो थीटा होगा वो हमारा जीरो, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ जो v की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, या जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है वो भी हमारा जीरो होता है, v कांस्टेंट होता है। फिर जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आता है तो इस समय हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर कि कंटिन्यूअसली जो इसकी वैल्यू है वेलोसिटी की वो बढ़ रही है, क्योंकि इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू जीरो बट s इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो। तो इस केस पे ये हो जाएगा कि ये ग्राफ यहाँ से, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है स्ट्रेट लाइन, बट इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, बाद में फिर फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी कुछ समय बाद। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ग्राफ था मैंने उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, यहाँ पर ये v है ऊपर और ये टी। वो जो उस तरीके का ग्राफ बनता है ऐसा, वो एस टी के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, समय बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है। तब जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। नॉन नॉन यूनिफॉर्मली डिसलोरेटिंग जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। थीटा कंटिन्यूअसली घट रहा है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा घट रहा है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ देखें तो ये थीटा है, फिर थीटा घट रहा है, फिर और घटा, पैरेलल हो गया उसके। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ता है, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, देख रहे हैं कंटिन्यूअसली स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थोड़ा सा एंगल, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, और हम अपने जो आज जितनी भी चीजें हम लोग ने कवर करी है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग ने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह को हम लोग ने डिस्क्राइब किया। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी हम लोग ने यहाँ पर देखा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।